इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक और 100.6 FM विविध भारती पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक है और जानकारियों से भरपूर है। हम चाहेंगे कि हमसे पूरे 30 मिनट तक आप जुड़े रहें और इसमें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। एक हैं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट श्री सतीश चंद्र जैन, डॉक्टर मोनिशा सिंह भी हमारे साथ हैं एक और मेहमान के रूप में। आप IMS BHU के ट्रॉमा सेंटर में सीनियर रेजिडेंट हैं और महिला रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम दोनों मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं जैन साहब से। जैन साहब, आप चूंकि रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष हैं और रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित रहती है, तो हम आपसे विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा से जुड़ा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और वाराणसी में इसका किस तरह से कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुराणिक जी। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा गाइडेड एक संस्था है और हम लोग इस क्लब में करीब 60 मेंबर हैं बनारस के अच्छे अभिजात्य वर्ग से जुड़े जी, जो कि विभिन्न तरह की सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं जी, आपस में फेलोशिप करते हैं, उसके जरिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की उनको प्रेरणा मिलती है जी। बनारस में करीब 18 रोटरी क्लब हैं। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ उन्हीं में से एक है जो कि करीब 30 वर्ष पुराना क्लब है जी। तो रोटरी क्लब निश्चित रूप से समाज सेवा के दायित्व का निर्वहन करता रहता है। विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में रोटरी क्लब सक्रिय है? रोटरी इंटरनेशनल ने पूरे वर्ष को 12 भागों में बांट दिया है और हर महीना अपने आप में एक किसी विशिष्ट सेवा के लिए निर्धारित है जी। जैसे कि अप्रैल का महीना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर डेडिकेटेड है जी। हमारे जितने भी रोटरी की संस्थाएं हैं उसके सारे मेंबर्स मिलके इस महीने इस क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्य करेंगे जी। इसके अलावा कोरोना पेंडेमिक के दौरान हम लोगों ने बहुत काम किया जी। एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग बहुत काम करते हैं। तरह तरह की जब आपदाएं विपत्तियां आती हैं तो उसमें भी हमारे मेंबर्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं जी। तो अप्रैल महीना चल भी रहा है और आपने जैसा कहा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से, जागरूक करने की दृष्टि से आपका क्लब बहुत अच्छे से काम करता है। तो आज हमारे साथ IMS BHU की चिकित्सक हैं डॉक्टर मोनिशा सिंह। डॉक्टर साहब, मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार की और समाज की भी। तो जो मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले आप हमारी माताओं को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगी कि वो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और जो उनका शिशु है, जो उनके बच्चे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी वो किस तरह से क्या क्या करें? कहाँ से शुरुआत करेंगी आप? नमस्ते। पहली बात तो मैं जैसे बताना चाहती हूँ उन सारी माताओं को या वो सारी जो कि अभी माँ ना बन पाई या माँ बन गई हैं या माँ बनने वाली हैं जी जी, उन लोगों के लिए मैं पहली बात और उनके परिवार वालों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि उन लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू करना पड़ता है जी। बहुत पहले से ही जब वो लड़की जब बेटी जब खुद 15 साल 16 साल की हो रही होती है, आपको ध्यान वहां से ही शुरू करना पड़ता है। उसके आपको क्या कहते हैं स्वास्थ्य वहीं से ही शुरू करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि आप उनकी पढ़ाई पे उनको उतना सावधान बरतना, उनको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, अपने खान पान से ले करके कहीं आसपास का इन्फेक्शन ना हो, ताकि मतलब जब उनकी शादी होने वाली है या जब शादी के लिए तैयार या फिर बच्चों के लिए तैयारी करनी है तब उसके लिए वो हमेशा से मतलब मन से भी और शरीर से भी वो तैयार रहे, ताकि एक वो पूरी प्रसव का जो 9 महीना होता है वो उस चीज को एक तरीके से चिंता का विषय ना बन जाए, उसको अच्छे से ही वो बना करके एक शिशु एक स्वस्थ और एक स्वस्थ
स्वस्थ माँ बन के उनको फिर वो उस चीज की खुशी रहे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बालिका है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ साथ एक ऐसा समय भी आता है जब उसका विवाह होना होता है। बालिकाएं जो होती हैं खासकर जब एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर आती हैं जब उनका मासिक शुरू होता है, उस समय से जो उनकी माँ होती है वो एक संरक्षक के रूप में होती है, उसके मित्र के रूप में होती है, शिक्षक के रूप में होती है। तो वहीं से उसका स्वास्थ्य सुरक्षा की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों को किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो आगे एक वैवाहिक संस्था से जोड़ने की तैयारी में हैं? बिल्कुल, बहुत सारे एक तो होते हैं कि एक तो जब वो लड़की जब पीरियड्स के परेशानियां जैसे शुरू होती हैं, जब उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि किसकी तरफ जाए, वो माँ की तरफ भी मुड़ना चाहती है, वो एक समाज से डर भी जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। तो ये बहुत जरूरत है कि माँ बाप उनको पहले से ही बता कर रखें, उस उम्र आने से पहले ही बता के रखें कि आपको ऐसा होने वाला है, ताकि अगर ऐसी कोई परेशानियां हैं तो वो पहले से ही माँ बाप की तरफ जा सके और उस चीज को घबरा या डर के मारे संकोच के कारण वो छुप ना जाए उस चीज को। काफी सारी चीजें होती हैं कि अगर हम थोड़ा उन पे ध्यान दें या उनको समझाएं या एजुकेशन एक अच्छी तरह से दे सके तो वो हाइजीन मेंटेनेंस जो होता है, उनका स्वस्थ स्वास्थ्य की तरफ जो ध्यान होता है, उसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान देते हैं उनके खान पान से लेकर के वहीं धीरे धीरे चल करके उनको एक क्या कहते हैं महिला का, एक स्वस्थ महिला और एक सक्सेसफुल महिला की तरफ फिर बढ़ने का उनको एक मौका मिल पाता है। जी, आप सुन रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ द्वारा प्रायोजित मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर IMS BHU की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिशा सिंह और रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट सतीश चंद्र जैन से परिचर्चा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता था कि एक मदर की क्या एज होती है जबकि वो फिजिकली फिट होती है कोई चाइल्ड बर्थ के लिए? जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में ऐसे परेशानियां हैं कि जिसमें चाइल्ड मैरिज का अभी भी ये होता है, परेशानियां अभी भी चल रही हैं, हम लोग खुद देखते हैं अस्पतालों में। और ये प्रेगनेंसी यानी प्रसव रखने के लिए बहुत ही खतरनाक समय होता है, क्योंकि ना माँ उस वक्त वो बच्ची खुद नहीं समझ पाती है कि उसको क्या करना है, ना उसके पास वो स्वास्थ्य होता है, ना खान पान के ध्यान रहता है, ना उसका शरीर बना रहता है उस प्रेगनेंसी को, उस प्रसव को झेलने के लिए। ना सिर्फ ये, इसके अलावा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है। हाई रिस्क इसको मतलब एक तरीके से बोला जाता है या तो बहुत कम उम्र या तो बहुत ज्यादा उम्र या फिर ऐसी कोई BP शुगर की परेशानियां जो इनको पहले से ही होने लग जाती हैं। ये एक खतरनाक और एक खतरे का एक तरीके से साइन कह लेते हैं। तो हम ऑब्स्टेट्रिक्स वाले जो होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि कोशिश करिए, भले आपका 18 साल में शादी हो जाए, जिस तरह से बोला जाता है लिमिट एज कर दी गई है, आप 21, 22, 23 साल के नीचे आप कोशिश ना करें प्रसव रखने के लिए, क्योंकि आपका शरीर उस वक्त तैयार ना हो रहा होता है। उससे पहले भी अगर आप प्रेगनेंसी रखने वाले हैं, एक बार हमसे आकर के मिल लीजिए कि आपका शरीर तैयार है कि नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं आज के डेट में इतने मिसकैरेजेस, इतने बच्चे खराब हो जाते हैं। कई बार यही वजह होती है क्योंकि शरीर ना उनका बच्चेदानी तैयार रहता है उस बच्चे को रखने। डॉक्टर साहब, इसकी अपर एज क्या होती है? किस एज तक के लेडीज जो है प्रेगनेंसी के लिए कैपेबल होती है नॉर्मली? प्रेगनेंसी रखने के लिए तो सर ऐसा है कि आप, मैंने तो कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि 18 इयर्स पे भी काफी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उनको वॉच आउट बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि 50 इयर्स की उम्र तक के भी हम लोग ने प्रेगनेंसीज देखी हैं। तो मतलब कायदे से हम लोग ये बोलते हैं कि 22 से 30 साल के अंदर आप प्रेगनेंसी रख लें तो बहुत ज्यादा ठीक रहता है। 30 साल के बाद भी हम लोग बोलते हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ जाता है, क्योंकि BP शुगर और फिर प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, बांझपन की जो परेशानी कहते हैं, थोड़ा उस तरफ बढ़ने लग जाता है। डॉक्टर मोनिशा सिंह, माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने बताया उम्र क्या होनी चाहिए। आजकल जो देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो अपने कैरियर के प्रति बहुत जागरूक हैं और चाहती हैं कि उनका कैरियर अच्छा हो जाए, वो कुछ अच्छा धन इकट्ठा कर लें, सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लें, फिर शादी के बाद फिर जो भी उनका होता है, कुछ प्लानिंग होती है, उसके बाद वो चाहती
चाहती हैं बच्चे हों, तो देर से माता बनने की जो एक प्रक्रिया है वो, और एक चलन कह लें, चलन शुरू हो गया है जी। ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी कि किस उम्र में उनके लिए सही गर्भधारण का समय हो? सर, गर्भधारण करने का समय कोई भी रख सकता है। आज के डेट में जब ये लोग पढ़ने लग गए हैं, जब ये लोग खुद से कमाने लग गए हैं, ये इंडिपेंडेंट वुमेन है। हम लोग अब वो औरतें नहीं हैं जो कि मतलब एक हस्बैंड के ऊपर वो मतलब डिपेंडेंट हो जाती हैं, जो रह जाती हैं, निर्भर रह जाती हैं। ये आज के डेट में जैसे जनरेशन बढ़ा है, वैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम कोई लास्ट उम्र नहीं कहते हैं इन लोगों के लिए। आपको जब बच्चे के लिए प्लान करना है, आप तब आ जाएं। बस ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना होता है कि देखिए 30 साल की उम्र या 35 साल की उम्र, थोड़े जो हमारे जो अंडे बनने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। या तो जब आप अपनी जो काम या करियर पे जितना ध्यान दे रहे हैं, उतना शरीर पे भी ध्यान देते रहिए लगातार। ये देखने के लिए कि हाँ, अगर आपको कुछ लोग होते हैं जिनको अभी आज के डेट में बच्चे चाहिए भी नहीं, है ना, वो उतने में खुश हैं, उतने में स्टेबल हैं, तो हम लोग उनके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास आज के डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी आ चुके हैं। आज के में हम लोग हमेशा से पहले से प्लान कर लेते हैं, अंडों को पहले से निकाल करके क्रायो प्रिजर्व यानी बर्फ में हम लोग जैसे डाल देते हैं, ताकि जब भी उनको जरूरत पड़ती है प्रेगनेंसी की, तो वो हम हमेशा कर सकते हैं। जी डॉक्टर मोनिशा सिंह, एक स्त्री के लिए जब वो इस प्रक्रिया में आ जाती है कि मां बनना है, उसको अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से किन किन बातों पर गौर करना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से और जितने भी कंसल्टेंट हैं सब लोग यही कहेंगे कि जब भी आप जैसे शादी करते हैं या शादी करने के बाद जब भी आप प्लान करने वाले होते हैं कि हाँ भाई अब मुझे बच्चे के लिए अब शुरू करना है, प्लान शुरू करना है, तो हमसे मिलने आए। कहीं भी, चाहे आप टेलीमेडिसिन के थ्रू है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे भी मिल सकते हैं, एक बार मिले। हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें बरखनी है, क्या क्या चीजें सावधानी देखनी है, क्या क्या स्वास्थ्य की तरफ देखना है। कई चीजें होती हैं, कई बार होता है कि वजन बहुत कम या ज्यादा होता है उन लोगों का, जो कि हम जानते हैं कि एक हाई रिस्क होते हैं। या फिर अनीमिया, जैसे भारत अनीमिया से इतना ग्रसित है कि जितने, अगर आपको हम बताएं कि आज के डेट में जितनी औरतों की डेथ होती है, या जो मतलब आईसीयू में या फिर जितने भी रेफर होकर के जितने मरीज आते हैं जो खराब हो जाते हैं, 80% जो पेशेंट होते हैं वो अनीमिया से ग्रसित होते हैं। तो हम क्यों ना वहां से शुरू करें, खान पान पे पहले से ही ध्यान देना शुरू क्यों ना करें। इसलिए हम कहते हैं कि बचपन से ही, जब 14-15 साल की उम्र है, वहीं से खान पान पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हार्मोन्स की प्रॉब्लम जैसे है, अगर जैसे थायराइड की परेशानी है या कोई डायबिटीज की परेशानी है, तो उसको हम पहले से ही शुरू करेंगे ठीक ठाक रखने के लिए। कुछ परेशानियां होती हैं जैसे कि अगर जैसे दारू या कहते हैं सिगरेट की, अगर कुछ लोगों को लत लगी रहती है, उनको हम पहले ही रोकते हैं कि पहले से आप 6 महीने 8 महीने रुक जाइए, ताकि उसका इफेक्ट कहीं बच्चे पे ना लगना चाहिए, एक्सरे नहीं होना चाहिए। ये सारी रेडिएशन कहीं ना कहीं बच्चे पे अफेक्ट करता है। तो हम लोग ये कुछ महीने देते हैं उनको। फोलिक एसिड जैसी एक बहुत ही सरकारी दवाई एक होती है जो फ्री में मिलती है, सबको मुफ्त में मिल जाती है, तो उनको हम पहले से बोलते हैं कि ये ले लेने के लिए। ये दवाई इतनी अच्छी है कि आपको जितने बच्चे जो विकलांग पैदा होते हैं 80-90% ये जस्ट इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये दवाई ये नहीं ले रहते, या उनके खान पान पे इसकी कमी रहती है, इस विटामिन की। तो हम पहले से बोलते हैं कि ये 2-3 महीने आप देखिए, जब भी हमें प्लान करना होगा तो हम उसके हिसाब से। खान पान की दृष्टि से, जैसा अब दवाइयों के बारे में आपने बात की, एक सामान्य खान पान में हमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, वो बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब सब्जी कैसे खाते हैं, या सब्जी के साथ साग सब्जी के साथ आप अंडा खाते हैं कि नहीं, या फिर अगर मीट मछली अगर खाते हैं कि नहीं। बहुत सारी औरतें होती हैं, वो कंप्लीटली इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या खाएं। हरे पत्तियों की सब्जियां, गुड़, मूंगफली, ये सारी चीजें बहुत बड़ी सोर्स होती है आयरन की। हमें बिल्कुल ये पहले से लेना शुरू करना होता है, और कहीं ना कहीं आपको खान पान में इसको रखना पड़ता है। दूध है, पनीर है, छाछ है, अंडे हैं, ये सारी चीजें कैल्शियम का सोर्स हो जाता है। प्रोटीन है, प्रोटीन में अगर आप अंडे या मटन या मीट नहीं खा सकते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं दाल खाइए, है ना, ये बिल्कुल लीजिए, चने खाइए, इन सब चीजों को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, फल वल बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल नॉनवेज होती हैं। जी, रेड मीट बहुत जरूरी होता है। एक लाल मांस होता है जो मतलब वो क्या कहते हैं आयरन आपका बहुत अच्छा बढ़ाता है चिकन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो व्हाइट मीट यानी सफेद मीट होता है, उसमें थोड़ा खून कम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत मिलता है उसके हिसाब से। हम ये भी
कहते हैं कि अंडे बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर अगर आपको सोर्स उतना नहीं मिल पा रहा है, कई सारे फीमेल्स होती है वेजिटेरियन होती है, नहीं खाती, हम प्रोटीन पाउडर अलग से देते हैं उनको कि वो खुद से दूध या पानी में मिला करके खुद से पी सकते हैं। बहुत जरूरी होता है कि फल बहुत लें, जो भी सीजन का फल मिल रहा है उसको जरूर लें, हरे लाल पीले जो भी फल मिलते हैं, बहुत विटामिन होते हैं, बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि मतलब काफी चीजें बचा ले जाते हैं जो हमें खान पान में भी नहीं अकेले मिल पाते। नारियल पानी बिल्कुल नारियल पानी है। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड आपने जो बात की, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। आजकल सब लोग बहुत कैरियर कॉन्शियस है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ केयर किया जैसे बच्चे बहुत अच्छे माइंड के डेवलप हों, और क्या इससे फर्क उनके डेवलपमेंट पे भी आगे फ्यूचर में कुछ फर्क हो, ये भी कुछ केयर की जा सकती है? डेफिनेटली सर, ये बहुत जरूरी होता है। जो कैरियर ओरिएंटेड जितने होती हैं औरतें, उन सबको पहले से ही बताना होता है कि आपको मन से थोड़ा काफी स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि मतलब काफी सारा चिंता लेकर के बैठे रहते हैं, काम को लेकर के या करियर को लेकर के। ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चे के ऊपर, कहीं ना कहीं असर करता है, कहीं ना कहीं वो हार्मोन बिगड़ता है, कहीं ना कहीं इसके वजह से बच्चा या मिस कैरेज हो जाता है, या फिर ये सब चीज होती है। आपके हिसाब से कामकाजी महिलाओं को इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे आगे चल के अच्छा करें, तो वो स्ट्रेस फ्री रहें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अपने खान पान पे पूरा ध्यान दें और अपने शारीरिक उस पे ज्यादा ध्यान दें, बशर्ते कि अपने प्रोफेशन या काम में ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल सर, और कंपनीज लोगों को भी समझना जरूरी है कि कब वो अगर औरत अगर छुट्टी मांग रही है तो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाए, उन लोगों को दी जाए, बहुत जरूरी होता है। जी डॉक्टर मोनिशा, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि जैसे जो महिला है वो गर्भवती हो जाने के बाद उसको कब तक काम करना चाहिए और कब से आराम लेना शुरू करना चाहिए? सर, इसका कोई बिल्कुल वो महीना तो नहीं हम बोलते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारे यहाँ तो काफी लोग होते हैं जो डिलीवरी के दिन भी आते हैं काम करने के लिए, जो एग्जाम देने भी डिलीवरी की तारीख में आ जाते हैं या डिलीवरी करा के अगले दिन भी पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। तो वो बिल्कुल उस औरत पे होता है, उनकी हाई रिस्क की परेशानियां जो होती हैं। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि ये काम कर करके, चाहे वो हाउसवाइफ का भी काम हो, है ना, लेकिन वो काम होता है। हम नहीं चाहते कि उसके वजह से कहीं माँ को परेशानी होना शुरू हो, जिसके वजह से बच्चे को परेशानी भी होने लग जाए। हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, अगर बहुत पेट दर्द कर रहा है, कहीं खून वून का थक्का निकलने लगा, पानी जाने लगा, बच्चा कम घूम रहा है ना, कमर दर्द कर रहा है, इन सब चीजों में पहले ही सावधानी बरत लें, पहले हमसे मिल लें, हम खुद ही छुट्टी लिख करके देंगे। अगर कुछ ऐसा होता है, कई बार होता है बच्चेदानी की खेड़ी नीचे आई रहती है, हाई रिस्क रहते हैं, बीपी शुगर की परेशानी है, तो कभी कभी झटके भी आ सकते हैं, आईसीयू में भी जा सकते हैं। तो ये चीजें अगर हम पहले से ही उनको बता के रखें कि आपको ऐसी परेशानी है, आपको इस चीज के लिए आना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी इन सब चीजों में दिखाते रहना पड़ेगा, और कोई ये सारी चीजें कि आपको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, खून की जरूरत पड़ सकती है, चीजें हमें पहले से उनको समझानी जरूरी होती है। गाँवों में अगर हम देखें तो पुराने समय में महिलाओं को सक्रिय रहने के लिए कहा जाता था, चाहे वो झाड़ू पोछा बर्तन हो या चक्की चलाना हो, ये सारी चीजें महिलाएं करती थी, और कहा जाता था कि नहीं, अगर आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहेंगी तो बहुत सामान्य रूप से नॉर्मल आपकी डिलीवरी हो जाएगी। आज के समय में ये कितना सही है? सर, वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यही देखा है कि अब क्या हो गया है कि अगर वो जो काम जो पहले चलता था, उसके वजह से जितने मसल जो टाइट होते थे या हड्डियां जो टाइट होती थी, उनसे थोड़ी ढीली होती है, और वो एक रास्ता बनाने में बहुत मदद करती हैं। आज के डेट में जो कि वो लोग काम नहीं कर सकते, जो हाउस मेड काम करती हैं, वो चीजों की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें टाइट हो जाती, तो डिलीवरी के वक्त इनको बहुत सारा नस खिंच जाता है कई बार, या दर्द बहुत करता है, जिसके वजह से भी अब वो आगे दर्द नहीं झेलना बर्दाश्त कर सकती है। आज की डेट में इसी वजह से योगा के लिए बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आप योगा करिए, आप मतलब इतने महीने में कुछ हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं कि आप करना शुरू करिए। वो बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जैसे आप बता रहे चक्की पीसने वाला जैसे है या झाड़ू पोछा लगाने वाला था, वो मेरी माँ भी बोलती हैं कि ऐसा होता था, जिसकी वजह से डिलीवरी रेट बहुत अच्छी हुआ करती थी, जो अब नहीं है। तो सक्रिय रहना चाहिए, जो भी महिलाएं थोड़ा एक्टिविटी रहती रहनी जरूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हम बैठे बैठे रिमोट है, सारी चीजें हमने कर दी। मुझे लगता है कि यदि सक्रिय रहेंगे तो इससे सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक
क्वेश्चन था। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो पहले जमाने में दादी नानी घर में लेडीज होती थी जो कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, छोटी छोटी उनकी समस्याएं हैं उनको बता देती थी और घर की मेडिसिन से सब काम हो जाता था। आजकल की कामकाजी महिलाएं और जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्या क्या एक इन्फेंट बच्चे को पालने के लिए क्या क्या चीजों का केयर करना चाहिए? बिल्कुल सर, एक तो वही परेशानी तो हो ही गई है, जबकि अब नानी दादी अब नहीं है, आसपास रहती हैं। जो समय था, जो अब प्यार था वो बट जाता है एक तरीके से, और अब पोते और पोतियों को देखने का उनके पास अब ना रहता है, ना अभी माँ बाप के पास उतना समय रहता है। अभी बेबी सिटर जैसे लोगों को रख लिया जाता है, अब वो ध्यान देते हैं, लेकिन वो कितना ही देंगे जिनको उनके बारे में खुद ही नहीं पता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे भी होता है, एक बार बेबी होने के बाद, बच्चा होने के बाद एक बार सबसे पहले वहां के जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे मिल लीजिए। सबसे पहला अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ से छुट्टी लेने के बाद तुरंत मिल लीजिए, ताकि आपका एक कांटेक्ट बना रहे, मिलन हो सके कि भाई 24 घंटे में कहीं भी अगर बच्चा में कुछ अगर परेशानी हो तो वो तुरंत उनके पास जा सकें। हम लोग कुछ चीजें बताते हैं कि टीकाकरण कब कब करवाना है। जो टीकाकरण का कार्ड होता है हम उनको पकड़ा देते हैं कि कब कब आना है। कुछ कुछ चीजों के लिए हम साइन बताते हैं कि अगर आपका बच्चा उल्टी कर रहा है, या बच्चा के हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, या बच्चा सुस्त हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम बताते हैं कि आपको पहले ही आना है, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। अगर आपने हल्का सा भी इधर का 5 मिनट का 10 मिनट किया तो परेशानी बढ़ सकती है। तो हमें ये सब चीजें पहले ही बता देनी चाहिए। खान पान के, बच्चे का दूध कैसे देना चाहिए। आज के डेट में जो दूध पाउडर से जो दिया जाता है या सेरेलैक में बदल दिया जाता है ना, ये सारी चीजों को जितना आप कम से कम करें वो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग मिल्क बैंक जैसी चीजें भी शुरू किए हैं, यानी कि आप अपने जैसे दूध अगर होता है, अगर आप दूध अब नहीं, उस वक्त आप वर्किंग लेडीज हैं, आप उतना काम नहीं कर पाते हैं, तो दूध कलेक्ट कर करके वो रख देते हैं फ्रिज में, ताकि जब भी उनको देना होता है तो बैचेस में दे सकते हैं दूध। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हर 2-2 घंटे में दूध है, दूध देने के बाद अच्छे से ढेकर देना जरूरी होता है, थपथपी देनी जरूरी है। उन सब चीजों के बाद फिर आपको 6 महीने तक की ये ध्यान देना होता है। 6 महीने के बाद फिर उल्टी अगर हो रही है, दस्त ज्यादा हो रहा है, तो कब किससे मिलना है। 6 महीने के बाद जैसे जैसे आपको खाना वाना चेंज किया जाता है, सॉफ्ट डाइट पे लाया जाता है, तो इसके बाद थोड़ा निमोनिया या डायरिया के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का खाना अब मिलना शुरू हो गया। अब माँ का दूध उतना काफी नहीं रहता उस 6 महीने के लिए। तो कई लोग होते हैं जो माँ होती हैं, वो कहती हैं हम 5 साल तक के अपना दूध पिलाए हैं, 10 साल तक या 8 साल तक के। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल अगर माँ और बच्चे का उतना प्यार है, अगर है, तो हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन वो सिर्फ माँ का दूध काफी नहीं रहता है उन सब चीजों के लिए, वो आदत नहीं डालनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे उनको वीन ऑफ करते हैं और अच्छे खाने पे, स्वस्थ खाने पे डालते हैं। बच्चे के डॉक्टर से हम लोग लगातार उनको टच में रखवाने की कोशिश करते हैं कि कब कब आ सकते हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत जरूरी होता है। जितने निश्चित हैं टीके जो बताए जाते हैं, उनको हमको बिना देर किए सही समय से लगवाना चाहिए। और जो भी खान पान बताया जाता है चिकित्सकों के द्वारा, वो खान पान बच्चों को समय समय पर हमको देते रहना चाहिए। तभी बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो सकता है। और हम लोग ये भी बताते हैं कि जैसे हम लोग एक कैलेंडर भी पकड़ाते हैं, ताकि जैसे उनको पता रहता है कि जैसे 6 महीने में बच्चा बैठता है या 1 साल में बच्चा खड़ा होता है। ये सब चीजें अगर नहीं हो रही होती तो आपको पहले आना होता है। यानी आपको जो आपका बच्चा आ गया है उसके बाद से आपके जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके संपर्क में आपको बराबर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल बच्चा है बस खेल रहा है और उसकी तरफ आप उस तरह से ध्यान न दें, ये लापरवाही ठीक नहीं है। तो अगर माता को भी अच्छा स्वास्थ्य रखना है और बच्चे का भी सही विकास होना है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहना है, तो हमको जागरूक रहना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ द्वारा प्रायोजित मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर IMS BHU की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिशा सिंह और रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट सतीश चंद्र जैन से परिचर्चा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में कोविड-19 चल रहा है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को यदि कोविड हो जाए तो उसका बच्चे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या असर हो सकता है, जिससे कि बचाव की कोशिश करनी चाहिए। बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहता हूँ। जी सर, बस देखिए अभी ये है कि अभी सेकेंड वेव जैसे आ गया है, अभी थोड़ा ध्यान बरतना फिर से वापस शुरू करना पड़ेगा। परेशानी अभी ये हो रही है कि पेशेंट्स आपके पास सही समय पे आ नहीं पा रहे हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी में पॉजिटिव
पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको कैसे आइसोलेशन में रखना है ताकि उनका खान पान भी ढंग से होता रहे, ऐसा भी ना हो कि उनको एक कोने में रख दिया जाए, उन पे ऊपर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। तो और दूसरी चीज है कि भाई अगर उनको बहुत जरूरत पड़ रही है अस्पताल में आने के लिए तो कैसे लाया जाए उनको और कब कहाँ रखना होता है, ताकि हम डॉक्टर्स लोग जो हमारे कोविड डॉक्टर्स अलग होते हैं, अलग बिल्डिंग है उनकी पूरी, ताकि उनको हम हमेशा अटेंड कर सके, बच्चे की धड़कन उनको खुद सुना सके कि आपका बच्चा अभी स्वस्थ है। कोविड के वजह से पिछले साल यही हो रहा था कि कई बार होता था पेशेंट पहले तो खुद ही नहीं आ पाता था डर के मारे, और जब आता था कई बार बहुत देर हो चुकी होती थी माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो हम लोग अभी भी बोलेंगे कुछ भी लगता है तुरंत कॉल करिए, तुरंत आइए। वैक्सीन अभी हम नहीं लगा सकते हैं आप लोगों को, लेकिन इसलिए बरखना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि रिसर्चेस अभी सही नहीं चल रहे हैं, तो फिर अभी बहुत रिसर्चेस बचे हुए। तो क्या आप ये सलाह देंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? अभी रिसर्चेस अभी जैसे अगर और भी अच्छे वैक्सीन आ जाते हैं, ये सेकेंड वेव अभी जैसे काफी लोगों को हो रहा है वैक्सीन लगने के बाद भी आ रहा है, तो हमें अभी थोड़ी प्रेगनेंसी और बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान और रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। बच्चों के लिए एक माता की काउंसलिंग होनी आवश्यक है, सिर्फ माँ की नहीं पूरे परिवार की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ सब कुछ उस वक्त नहीं देख सकती। माँ उस वक्त खुद ही डिलीवरी के बाद आधी एनर्जी उनकी खत्म हो चुकी होती है, तो माँ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना होता है। जो प्रेगनेंसी में वो जितना खाती है उनसे 1.5 गुना खान पान उनको डिलीवरी के बाद करना होता है। अगले डिलीवरी के 6 महीने तक के माँ पे भी उतना ध्यान देना है और बच्चे पे भी उतना ध्यान देना है। उनको ध्यान देना है कि बच्चा अच्छे से सो रहा है, माँ उतने अच्छे से सो रही है, दोनों को खान पान, क्योंकि माँ अगर स्ट्रेस में है या उतना अच्छे से स्वस्थ नहीं है वो बच्चे को नहीं संभाल पाएगी, ना बच्चे को उतना स्वस्थ दूध दे पाएगी या उसको उतना प्यार दे पाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई और हमें लगता है कि बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंची हैं। विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर हम पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए? वो तो सतीश जी बताएंगे। बच्चों से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड है प्रोग्राम में, हम लोग बातें कर रहे हैं, तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। क्या बात है, देश प्रेम से भरपूर ये गीत है, हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि कोरोना का समय चल रहा है, हमें बहुत जागरूक, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम जरा भी लापरवाही ना करें, ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना खाली लोग उसका हवा बना रहे हैं, ये बिल्कुल हम ना सोचें। जागरूक रहें, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है कि हमें सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। तो हम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट श्री सतीश चंद्र जैन और IMS BHU की ट्रॉमा सेंटर की सीनियर रेसिडेंट महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिशा सिंह, जो कि हमारे रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ की मेंबर भी हैं। तो हम दोनों को विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क
मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ।